नाज़रीन, अब तक की सबसे बड़ी खबर है, आयतुल्लाह खामेनी नहीं रहे हैं। 47 साल से इस्लामी इनकलाब का चेहरा, 86 साल की उम्र, उनको शहीद कर दिया गया है। ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है। ये सिर्फ ईरान के लिए नहीं, आलम इस्लाम के लिए बहुत अफसोसनाक खबर है। अभी थोड़ी देर पहले रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो अब नहीं रहे हैं। इजरायली ऑफिशियल्स का यह दावा है बेसिकली कि उनकी लाश तक मिल गई है। हिज बॉडी हैज बीन फाउंड। नेतन्याहू कह रहा है कि मैनी साइंस दैट ही इज नो लॉन्गर विद अस। नेतन्याहू कह रहा है कि ऐसे बहुत से शवाहिद, हमारे पास सबूत हैं कि खामेनी अब नहीं रहे हैं। फॉक्स न्यूज़ ने यूएस ऑफिशियल का हवाला दिया, यानी फॉक्स न्यूज़ का कहना है कि हमारी बात हुई है अमरीकी ओहदेदारों से और उन्होंने कहा है कि वी बिलीव खामेनी प्लस 5 to 10 अदर टॉप लीडर्स वर किल्ड। खामेनी साहब के साथ कुछ दीगर 5 से 10 टॉप के लीडर्स भी शहीद हुए हैं, मारे जा चुके हैं। रॉयटर्स, CNN, जेरूसलम पोस्ट, अल अरेबिया, ईरान इंटरनेशनल सब ये रिपोर्ट कर रहे हैं। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री अब्बास अरागची NBC न्यूज़ पे वो ये दावा कर रहे हैं कि जहाँ तक मुझे पता है वो जिंदा है। ये अब कंफ्यूजन है, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। पूरी आलम इस्लाम इस वक्त दुआ कर रही है कि खबर झूठ हो। ईरानियों ने फ़िलहाल और ईरानी ऑफिशियल्स ने फ़िलहाल इसकी तस्दीक नहीं की है। उनके अकॉर्डिंग वो अलाइव है। अब आप सोच रहे होंगे कि अरागची को, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, उनको क्यों नहीं पता कि इस वक्त खामेनी कहाँ पर हैं। खामेनी की लोकेशन का किसी को नहीं पता। चंद एक IRGC के जो बहुत ही चुने हुए लोग हैं, उनके अलावा नो वन एल्स नोज कि वो कहाँ पर हैं। लेकिन जो सैटेलाइट इमेजरी है वो दिखा रही है कि खामेनी साहब का जो कंपाउंड है वो तबाह हुआ है। बंकर बस्टर बॉम्ब्स मारे गए हैं 30 से ज़्यादा। हाँ, अलबत्ता मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि खामेनी साहब के कुछ करीबी लोग शहीद हुए हैं। उनकी मौत की खबर जो है वो तस्दीक हो चुकी है। तेहरान की गलियों में कुछ लोग खामेनी साहब की तस्वीरें उठाए मार्च भी कर रहे हैं। ये फिलहाल कंफर्मेशन नहीं है, ये फेक भी हो सकती है, ये सच भी हो सकता है। अलबत्ता इंटरनेशनल मीडिया का दावा ये है कि खामेनी साहब नहीं रहे, और अगर ऐसा हुआ है नाजरीन, तो फिर दुनिया बदलने जा रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया बदलने जा रही है। बहुत बहुत गंभीर सूरत हाल पैदा होने जा रही है दोस्तों। इजरायली ऑफिशियल्स, रॉयटर्स, N12, चैनल 12, वो सब यही हवाला दे रहे हैं कि खामेनी साहब की लाश मिली है। कहाँ पे? वो लिखते हैं कंफर्म डेड आफ्टर जॉइंट US इजरायली स्ट्राइक्स ऑन हिज तेहरान कंपाउंड। उनके तेहरान कंपाउंड पे जो हमला हुआ है उससे हमें पता चलता है कि कंफर्म डेथ हुई है। अब आगे बढ़ते, अब मैं आपको बताता हूँ जिन लोगों की कंफर्म्ड डेथ हुई है उसके बारे में आपको बताता हूँ। नाज़रीन, तेहरान 28 फरवरी 2026, आयतुल्लाह सुप्रीम लीडर अली खामेनी की बहू शहीद, उनके दामाद शहीद। जहरा हद्दाद आदिल मुज्तबा खामेनी की बीवी हैं, 3 बच्चों की मां हैं। मस्बा अल हुदा बगैरी कानी खुदा खमेनी के शौहर हैं और एक आला पाई के आलिम दीन भी हैं और आलिम दीन ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। दोनों इजरायली बमबारी की वजह से आज सुबह शहीद होते हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि 30 बॉम्ब गिराए गए एक ही कंपाउंड के ऊपर, जो कि खामेनी साहब के घर वालों का मस्कन था, और ये सिर्फ शुरुआत है। आज इजराइल ने नाज़रीन अपनी सबसे बड़ी एरियल ऑपरेशन को लॉन्च किया है, जो आज से पहले कभी नहीं किया गया था। 200 फाइटर जेट्स, 500 से ज़्यादा टारगेट्स, तेहरान, कुम, इस्फहान, किरमानशाह और कराच। और ईरान ने जवाब में वो किया जो आज से पहले उसने नहीं किया था। मैं अपने पहले वाले व्लॉग्स में आपको बता चुका हूँ कि ईरान ने बहर हुर्मुज़ का एक हिस्सा बंद किया था, दुनिया की नब्ज़ें थम गई थी। आज ईरान ने पूरी बहर हुर्मुज़ ही बंद कर दी है, कंप्लीटली सील कर दी है। आज हम समझेंगे इस व्लॉग के अगले चंद मिनट्स में कि एग्जैक्टली क्या हुआ पिछले 24 घंटों में, कैसे हुआ है, और अमेरिका खुद ही कैसे एक भयानक जाल में फंस गया है ईरान पर हमला करने के बाद। पहले समझिए कि सुप्रीम लीडर के खानदान के साथ क्या किया गया। जहरा हद्दाद आदिल मुज्तबा खामेनी की ये बीवी हैं। मुज्तबा खामेनी जो हैं वो सुप्रीम लीडर के दूसरे बेटे हैं
और जिनको सक्सेशन के लिए कंसिडर किया जा रहा था, अब नहीं हो रहा है ऐसा। 2004 में इनकी शादी हुई थी और ये खातून 3 बच्चों की मां हैं। इनके वालिद गुलाम अली हदाद आदिल ये पार्लियामेंट के फॉर्मर स्पीकर रह चुके हुए हैं और ये खामनाई साहब के बहुत करीबी माने जाते हैं। फिर मिसबा अल हुदा बगैरी कानी, ये हुदा खामनाई जो कि खामनाई साहब की बेटी हैं, ये उनके शौहर हैं, यानी खामनाई साहब के दामाद हैं और इनका खुद भी आलिम दीन है और इनका ताल्लुक भी आलिम दीन फैमिली से है। अब ये बात पता कैसे चलती है नाज़रीन? तेहरान सिटी काउंसिल के मेंबर हैं मैसम मुजफ्फर, उन्होंने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की। सुप्रीम लीडर की बहू और दामाद आज के हमले में शहीद हो गए हैं। यंग जर्नलिस्ट क्लब और जमरान न्यूज़ एजेंसी ने इसको रिपोर्ट किया, तो जब रिपोर्ट हुआ ये तो इंटरनेशनल मीडिया ने इसको पिक कर लिया। हिंदुस्तान टाइम्स, यरूशलेम पोस्ट और आखिर में रॉयटर्स। अब रॉयटर्स एक बड़ा इदारा है। ईरानियन गवर्नमेंट ने फिलहाल इस खबर को ना ही कंफर्म किया है और ना ही फिलहाल इसको डिनाई किया है, लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं कि एक कंपाउंड था जहां पर 30 बॉम्ब गिराए गए थे और इमरजेंसी सर्विस इस वक्त वहां पर रिस्पॉन्ड कर रही है। दोस्तों, अब सूरत हाल क्या है? अब ये पर्सनल हो गया है। ये सिर्फ एक मुल्क पे हमला नहीं रहा, ये खानदान पे हमला है। खानदान को मिटाने की कोशिश है, खामनाई के खानदान को मिटाने की कोशिश है। आप समझिए कि इजराइल ने बेसिकली क्या किया और कैसे किया। ये खबर तो आपने सुन ली कि इजराइल ने ईरान पर हमला किया। किया कैसे? ये ऑपरेशन था क्या? इजराइल ने इस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन रोरिंग लाइन, यानी थाड़ता हुआ शेर। अमेरिका ने इस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, यानी गजब ढाना। इसका स्केल क्या था? इसका मैग्नीट्यूड कितना बड़ा था? इजरायली एयरफोर्स ने 200 फाइटर जेट्स डिप्लॉय किए इस ऑपरेशन के लिए और 500 से ज़्यादा टारगेट्स वेस्टर्न और जो सेंट्रल ईरान है उसमें उसको टारगेट किया गया। ये दोस्तों इजरायली एयरफोर्स IAF की तारीख की सबसे बड़ी स्ट्राइक सोटे थी। इससे पहले उन्होंने कभी इतने बड़े पैमाने पे स्ट्राइक नहीं की है। टारगेट्स क्या थे? मिसाइल एरेज, बैलिस्टिक मिसाइल्स के लॉन्चर्स, एयर डिफेंस सिस्टम, रडार साइट्स, सैम बैटरीज, IRGC फैसिलिटीज, कमांड एंड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जीक्यूशन कैसे? एग्जीक्यूशन चाह कैसे रहा था इजराइल? मल्टी एक्सिस स्ट्राइक साइमल्टेनियसली, यानी मुख्तलिफ जहतों से हमला होगा एक साथ, एक ये। दूसरा, सीड का मतलब है SEAD, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। उसके बाद डीपर टारगेट्स। ये होता क्या है कि पहले एनिमी का यानी ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको मफलूज कर दो, उसके बाद जो कि रास्ते में रुकावट कोई नहीं रहेगी तो फिर जितने डीप टारगेट्स हैं उनको हिट किया जाएगा। रैपिड एयर सुपीरियरिटी अचीव करने के बाद, ईरानियन एयर स्पेस के कुछ हिस्सों पे कब्जा करने के बाद। अब तेहरान ने क्या किया? वेरी इंपॉर्टेंट। तेहरान ने इसका जवाब जो है पलट के बहुत भयानक जवाब दिया। उसमें मैं आता हूं। तेहरान में कहां कहां पर हमले हुए, जो इलाके जो मुतासर हुए, सुन लीजिए। यूनिवर्सिटी स्ट्रीट, जमहूरी एरिया, सैयद खानदान, ये जगहों के नाम है बाय द वे। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के दफ्तर के करीब बॉम्ब फेंके गए। प्रेसिडेंशियल पैलेस कंपाउंड पर हमला होता है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हेडक्वार्टर्स पर हमला होता है। अब जो इसमें कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई हैं, जो बताया गया कि कौन कौन इसमें मुतासर हुआ है, शहीद हुआ है। सीनियर पासदारान इनकलाब कमांडर वो शहीद होते हैं। डिफेंस मिनिस्टर रिपोर्टेडली कहा गया है कि शहीद हुए हैं। इंटेलिजेंस चीफ रिपोर्टेडली शहीद कहा गया है। IRGC कमांडर जनरल मोहम्मद पाकपोर रिपोर्टेडली उनको मार दिया गया है। खामनाई साहब को सिक्योर लोकेशन पर शिफ्ट किया गया है। सेलुलर कम्युनिकेशंस, फोन बंद है, ईरानी एयर स्पेस बंद है, इंटरनेट बंद है। और अब यहाँ पे बहुत अहम खबर, मीनाब हॉर्मोज़गान प्रोविंस सदर्न ईरान का है। वहाँ पर इजरायली स्ट्राइक में एलिमेंट्री गर्ल्स स्कूल की जो बच्चियाँ हैं वो शहीद हुई हैं। IRNA स्टेट मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि 40 से ज़्यादा बच्चे इस स्कूल बॉम्बिंग में शहीद हुए हैं। इजराइल का ये तुर्रा है, ये एक ऐसा दरिंदा निमा एक मुल्क है जिसने हमेशा बच्चों को टारगेट किया है। ईरान में भी ये बच्चों को ही टारगेट कर रहा है दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे। दुनिया की नब्ज कैसे पकड़ ली है ईरान ने, बल्कि मैं कहूँगा उसके गले की सांस की नाली पे उसने पाँव रख दिया है, जो पूरी दुनिया को इफेक्ट करेगी। अब ईरान ने बहरे हुर्मुज़ बंद कर दिया है। शाम 6:30 बजे लोकल टाइम से इस वक्त किसी भी वेसल को, किसी भी जहाज को वहाँ से गुजरने की इजाज़त नहीं है। ईरानियन IRGC ने WHF रेडियो पे ये आके अनाउंस किया है, नो शिप इज़ परमिटेड टू ट्रांजिट द स्टेट ऑफ हुर्मुज़।
और एक सीनियर ईरानी डिप्लोमेट है, उन्होंने कंफर्म किया है। एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने अलग से कंफर्म किया है, ब्लूमबर्ग रिपोर्ट कर रहा है, ईरानियन मीडिया भी कह रहा है कि फिलहाल बहरे हुर्मस बंद है। अब आपको शायद मैं पहले भी बता चुका हूं दोस्तों कि बहरे हुर्मस क्यों मैटर करती है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ईरान और ओमान के दरमियान 50 किलोमीटर चौड़ी ये एक टुकड़ी है, नैरो वेस्ट पॉइंट है, सिर्फ 33 किलोमीटर का। दुनिया का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ऑयल डिपो जो है वो यहां से गुजरता है दोस्तों। 20 मिलियन बैरल ऑयल्स रोजाना गुजरता है। दुनिया के 20% लिक्विड ऑयल कंजम्पशन यहां से होती है। 22% एलएनजी ट्रेड यहां से गुजरती है। 500 अरब डॉलर की एनुअल एनर्जी ट्रेड यहां से होती है। अब इस पे डिपेंड कौन कौन करता है, किस किस की सांसें रुकेंगी। चाइना का 90% ऑयल जो है उसकी कंजम्पशन का यहां से गुजरता है। इंडिया का 50% क्रूड ऑयल इंपोर्ट यहां से होती है। जापान, साउथ कोरिया और यूरोप इससे इफेक्ट होता है। अब जेपी मॉर्गन और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट का एस्टिमेट ये है कि हॉर्मुज की ब्लॉकेड के बाद और इस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो ऑयल है, तेल की कीमतें पर बैरल है, वो 120 से 130 डॉलर तक पहुंच जाएंगी। ये करंट जो प्राइस है उससे 70 गुना ज्यादा होगा दोस्तों। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के एनालिसिस के मुताबिक ऑयल प्राइसेस टेंड टू राइज 4% फॉर एवरी 1% डिक्रीज इन सप्लाई। और अगर ये क्लोजर लंबी होती है, ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में जा सकती है। ग्लोबल, पूरी दुनिया की, खित्ते की नहीं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो एक खड्डे में गिर सकती है। एनर्जी प्राइसेस अप हो सकती है, इन्फ्लेशन अप हो सकती है, सप्लाई चेन टूट सकती है। अब नाज़रीन वो सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस कि अमेरिका के साथ क्या होगा। चैथम हाउस ब्रिटेन का एक प्रीमियर थिंक टैंक है, उसने एक एनालिसिस पब्लिश किया है और उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट एक पीस लॉन्च किया है। वो कहते हैं अमेरिकन स्ट्रेटजी अपीयर्स होली प्रेडिक्टेड ऑन द अनटेस्टेड प्रोपोजिशन दैट द ईरानियन पीपल विल क्विकली राइज अप। ह्यूज गैम्बल। वो कहते हैं अमेरिका की पूरी स्ट्रेटजी सिर्फ इस बात पे बेस करती है, पूरी वॉर प्लानिंग सिर्फ इस बात पे बेस करती है कि जैसे ही अमेरिका ने ईरानियों पर हमला किया, ईरानी अवाम उठ खड़ी होगी अपनी हुकूमत के खिलाफ, जैसे इराक में हुआ था। ये एक बहुत बड़ा जुआ था जो अमेरिका ने खेला। शुड अ मैसिव रिवॉल्ट फेल टू मटेरियलाइज, द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन विल फेस अ फॉर्क इन द रोड, फोल्ड एंड डबल डाउन। यानी अगर तो ईरानी अवाम ना उठी, जो कि काफी हद तक मुझे इस बात का यकीन है कि नहीं उठेगी अपनी हुकूमत के खिलाफ, ऐसे में ईरानी और मुत्तहिद हो जाते हैं, तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके साथ जो होगा वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब समझिए, अमेरिका की पूरी स्ट्रेटजी इस उम्मीद पे है कि ईरानी अवाम खुद उठेगी। अगर नहीं उठेगी तो अमेरिका के पास दो ऑप्शंस हैं, पीछे हटो या फिर आगे बढ़ो। दोनों ऑप्शंस अमेरिका के लिए बदतर हैं। अब ये जो थिंक टैंक है ये और क्या लिखता है? वो लिखता है प्रेसिडेंट ट्रंप रैन ऑन अ प्लेटफॉर्म फॉर एंडिंग फॉरएवर वॉर्स। ट्रंप की हुकूमत में आने का मैनिफेस्टो, मंशूर ही यही था कि वो जंगों को खत्म करेगा, जो चल रही हैं खत्म करेगा, नई शुरू नहीं करेगा। द व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी published just 2 months ago says the days when Middle East dominated American foreign policy are thankfully over। सुनिए जरा, 2 महीने पहले इस जंग से व्हाइट हाउस की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ने एक मरासला पब्लिश किया जिसमें लिखा था कि अब वो दिन चले गए जब मशरिक वस्ता अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का अहम हिस्सा हुआ करता था। अब हमें मशरिक वस्ता से कोई लेना देना नहीं है। ये सोचिए, 2 महीने पहले, मतलब ट्रंप खुद कह रहा था कि अब मिडिल ईस्ट में मुझे नहीं फंसना है, और अब वो मिडिल ईस्ट क्राइसिस के बीच में खड़ा हुआ है। अफगानिस्तान, इराक, लीबिया, एरियल बम्बारमेंट अकेले रिजीम चेंज नहीं ला सकती है। ये लेसन, ये सबक बार बार अमेरिका सीखना चाहता तो सीख जाता, लेकिन वो नहीं सीखा। ईरान इराक नहीं है, ईरान इराक नहीं है। ईरान के पास ज्यादा कोहेसिव स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, डीपली एम्बेडेड आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है ईरान के पास, बेहतरीन नजरिया है ईरान के पास उनके अकॉर्डिंग, रीजनल नेटवर्क्स हैं, उनके बॉर्डर से बाहर भी उनके नेटवर्क्स हैं। इराक के पास, सद्दाम के पास ये नहीं था। चैथम हाउस वो क्या लिखता है? वो कहता है इवन इफ पार्ट्स ऑफ इट्स लीडरशिप आर डिग्रेडेड, द इस्लामिक रिपब्लिक हैज एक्सपीरियंस रीजेनरेटिंग अंडर प्रेशर। वो कहता है कि ईरान के पास तजुर्बा है कि वो प्रेशर में अगर उसका आप लीडरशिप हटा भी दें पहले वाली, तो रीजनरेट दोबारा पैदा कर लेगी। While talks were ongoing, तेहरान was simultaneously preparing for this contingency। जब मुज़ाकरात चल रहे थे, तेहरान इसकी तैयारी कर रहा था।
Its response came with 4 hours of the air's first strikes, suggesting pre-planning and coordination. 4 घंटे में जवाब दिया। इसका मतलब क्या था? ईरान तैयार था, प्री प्लान था। और दोस्तों अब ट्रैप का दूसरा एंगल। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने लिखा कि वॉशिंगटन sees military pressure as a means of diplomatic leverage. Tehran increasingly sees conflict as a challenge of ideological survival. यानी इसका मतलब यह है कि वॉशिंगटन को लगता है कि मैं प्रेशर डालूंगा तो इससे मुझे सिफारती एक पहलू मिल जाएगा, मैं सिफारती प्रेशर भी बना लूंगा जैसे ही मैं मिलिट्री प्रेशर डालूंगा। तेहरान ये इसको इस नज़र से नहीं देखता। तेहरान इसको इस नज़र से देखता है कि इससे हमारे नज़रिए को और मजबूती मिलेगी। नज़रिया क्या है कि मगरिब हमारा दुश्मन है और हमें एक होना है। द टू मे बी स्पीकिंग एंटायरली डिफरेंट स्ट्रेटेजिक लैंग्वेजेस, दोनों अलग अलग जुबान बोल रहे हैं। अमेरिका सोचता है थोड़ा मारो, थोड़ा डील पे प्रेशर डालो, ईरान मार जाएगा। ईरान सोचता है कि ये मेरे वजूद का मसला। अब आगे एक और तजिया थिंक टैंक है द वॉर जोन एनालिसिस, उसने क्या लिखा? देयर डजंट अपीयर टू बी इनफ टू सस्टेन अ लॉन्ग कैंपेन, व्हाट आर वी गेटिंग इनटू हियर, ग्लेयरिंग क्वेश्चंस रिमेन वंस दैट इम्पैक्ट द ग्लोब। वो कहता है कि हमें कुछ नजर नहीं आ रहा कि हम इस जंग में क्यों झोंके जा रहे हैं। अमेरिकन वेस्टर्न थिंक टैंक है ये। वो कहता है कि हम जहां जिस जंग में झोंके गए हैं इसका असर पूरे ग्लोब पे होगा। और सबसे बड़ा सवाल, अगर रिजीम चेंज हो भी गई तो फिर क्या होगा? यहीं पर कैथम हाउस क्या लिखता है? कहता है एक्सटर्नल मिलिट्री प्रेशर में वीकन अ रिजीम बट इट डज नॉट ऑटोमेटिकली बिल्ड अ वायबल अल्टरनेटिव। इसका मुतबादल नहीं है कोई। द स्पेस बिटवीन रिजीम कोलैप्स एंड द डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन इज हिस्टोरिकली द मोस्ट डेंजरस फेज। रिजीम जब कोलैप्स हो रही होती है और जमहूरी तौर पे इसका कोई और हल नहीं होता तो उसके दरमियान जो खला होती है वो सबसे ख़तरनाक हिस्सा होता है। 2003 इराक, सद्दाम गया, केओस आया, दाइश आई। CIA का असेसमेंट है और रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है कि इवन इफ खामनाई वाज एलिमिनेटेड ही वुड बी रिप्लेस्ड बाय अ रेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ IRG। अगर खामनाई खुदा न खासा चले जाते हैं तो फिर कोई और मुल्ला नहीं आएगा, फिर पासदाराने इनकलाब का कोई अलामा, कोई मुल्ला, कोई रेडिकल इंसान आएगा जो खामनाई से ज़्यादा सख्त गिर होगा। मतलब अगर सक्सेशन हो भी जाए तो आएगा वही जो पहले था या उससे भी ज़्यादा सख्त होगा दोस्तों। और अब ज़रा आपको मैं थोड़ा चंद दिन पीछे लेके चलता हूँ। ये सब तब हुआ है जब पीस विद इन रीच था। ओमान का पैगाम आपको याद करवा रहा हूँ, जब अमन आने वाला था। कल 27 फरवरी ओमान के फॉरेन मिनिस्टर वॉशिंगटन में थे और CBS न्यूज़ पे उन्होंने एक जुमला कहा। उन्होंने कहा ईरान हैज़ एग्रीड टू ज़ीरो एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक पाइलिंग, पीस इज़ विद इन आवर रीच, डिप्लोमेसी मस्ट बी अलाउड टू डू इट्स वर्क। ओमान बेसिकली सालसी करवा रहा है, याद रखें, अमेरिका और ईरान के दरमियान। और उन्होंने ये खबर ब्रेक की थी। खबर ये थी कि इस वक्त तकरीबन जो सूरत हाल ये है कि ईरान मान गया है कि वो अपनी यूरेनियम की अफजूदगी नहीं करेगा और इसके चंद घंटों के बाद ही मिलिट्री स्ट्राइक्स हो जाते हैं। एनालिस्ट है मेहरान कमरावा, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के। उन्होंने कहा कि इजराइल अपीयर्स टू हैव लॉन्च्ड एन अटैक डिजाइन टू डिरेल द नेगोशिएशन। इजराइल ने हमला ही इसीलिए किया है कि डील कामयाब हो रही थी, ईरान जीत रहा था। एक तरफ ओमान, सऊदी अरेबिया, कतर US से कह रहे हैं मत मारो, दूसरी तरफ बॉम्ब्स गिराए जा रहे हैं दोस्तों। अब दुनिया कहां खड़ी है? आज की दुनिया कहां खड़ी है दोस्तों? लीडरशिप टारगेट की जा रही है, फैमिली मेंबर्स को मारा जा रहा है, 500 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स हैं, सिटीज आर बर्निंग, बैरे हुरमस बंद है, उनके हाथ से गई, अब कोई यूज नहीं कर सकता। अमेरिका अपनी 40 से 50% डिप्लॉयबल एयर पावर मिडिल ईस्ट में फंसा चुका है। ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगी, पब्लिक सपोर्ट इस जंग को हासिल नहीं है, एग्जिट स्ट्रेटजी इस वक्त किसी के पास भी नहीं है। ग्लोबल इकोनॉमी में ऑयल की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, आपको पता है, इन्फ्लेशन, रिसेशन रिस्क, सप्लाई चेन केओस होगा। गल्फ रीजन जो है इस वक्त, खलीज का जो रीजन है मिडिल ईस्ट का, मिसाइल्स हैं, एयर स्पेस क्लोज्ड है, फ्लाइट्स कैंसल्ड है, सेफ बिजनेस करना मुश्किल हो सकता है पूरी दुनिया में दोस्तों। प्रेसिडेंट ट्रम्प रैन ऑन एंडिंग फॉरएवर वॉर्स, ये कैथम हाउस ने कहा था। अपनी ही बात से फिर गया ये आदमी दोस्तों। तो सूरत हाल इस वक्त यहां पर पहुंच चुकी है। अगर आप इस पे मजीद अपडेट्स चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आपको लगता है कि इंफॉर्मेटिव थी आपके लिए, इसको लाइक कीजिए। मैं अगली वीडियो में आपसे मिलता हूं।